स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैप प्रोजेक्शन के बारे में और उसके जो जनरल सिद्धांत होते हैं, सामान्य सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने प्रोजेक्टर वर्ड सुना होगा, प्रोजेक्टर आपने देखा भी होगा। तो एक्चुअली ये प्रोजेक्टर होता क्या है? प्रक्षेप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किसी स्लाइड, किसी पारदर्शी कागज अथवा फिल्म पर अंकित चित्र को प्रकाश की सहायता से किसी दीवार पर या पर्दे पर दिखाना होता है। तो जो मूवीज़ दिखाई जाती हैं जैसे सिनेमा घरों में, तो वो भी किस तरीके से दिखाई जाती हैं? वो प्रोजेक्टर का यूज़ करके दिखाई जाती हैं। फिल्म अगर आपने पुराने फ़ोटो जो कैमरा होते हैं, अगर उनकी रील वगैरह देखी हो, तो ऐसी फिल्म की रील होती है, उसके ऊपर चित्र अंकित होती हैं और उसको प्रोजेक्टर की सहायता से एक बड़े स्क्रीन पे दिखाया जाता है। साउंड को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, तो हमको साथ साथ चित्र भी चलते हुए महसूस होते हैं और हमको साउंड भी सुनाई देती है। तो इस तरीके से हम कोई जो है मूवी वगैरह हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम जो है ग्लोब के लिए भी प्रयोग में लेके आ सकते हैं, पृथ्वी के लिए भी प्रयोग में लेके आ सकते हैं। मेन प्रिंसिपल इसका यही है जो फिल्म का है कि प्रकाश का यूज़ करो और किसी फिल्म के ऊपर जो भी चीज़ अंकित है या किसी कागज़ के ऊपर जो भी चीज़ अंकित है, किसी ग्लोब के ऊपर जो भी चीज़ अंकित है, उसका निरूपण किया जाए। ठीक है, तो सपोज़ करो कि एक ग्लोब है, तारों वाला ग्लोब है और क्या है, इसके ऊपर कोई सतह नहीं है, तो इसमें क्या है, तारे बंधी हुई हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तारे बंधी हुई हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होते हैं उनको आपको पता है कि उनको अक्षांश रेखाएं या उनको लैटिट्यूड बोला जाता है, और जो खड़ी जो रेखाएं होती है, खड़ी जो तारे होती है, उसको हम देशांतर या उसको हम जो है लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, और सपोज़ करो एक ग्लोब है तारों वाला, जिस पे जो है इस तरीके से जाल सा बना हुआ है रेखाओं का, और उसके मध्य में आपने कोई क्या नाम है, बल्ब वगैरह जला दिया। ठीक है, और क्या किया कि ग्लोब के चारों ओर जो है कागज़ लपेट दिया, तो आप देखोगे कि जो बल्ब है वो ग्लोब के अंदर जो है जल रहा है, लेकिन उसका जो प्रकाश की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपने कागज़ ग्लोब के ऊपर लपेटा है, तो उस कागज़ के ऊपर जो ग्लोब के जो तार हैं उसकी छाया आ रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस ग्लोब पर तार से बनी अक्षांश देशांतर रेखाओं की छाया इस कागज़ पर प्रक्षेपित होगी और कागज़ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक धुंधला सा जाल बन जाएगा। ठीक है, तो प्रक्षेप या मानचित्र प्रक्षेप क्या है? मानचित्र प्रक्षेप वह विधि है जिसके द्वारा गोलाकार पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग को अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल उसके किसी भाग को अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को चपटे तल या कागज़ पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हालांकि प्रत्येक मानचित्र प्रक्षेप प्रकाश की सहायता से नहीं बनाया जाता, लेकिन बहुत से प्रक्षेप जो हैं वो ज्योमेट्रिकल जो मेथड उसके द्वारा भी बनाए जाते हैं। लेकिन जो मैप प्रोजेक्शन ये इतना प्रचलित हो गया है कि किसी भी विधि द्वारा बनाए गए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को मानचित्र प्रक्षेप ही कहा जाता है। तो जनरल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। गोलाकार पृथ्वी अथवा उसके किसी बड़े भाग का मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधि के द्वारा कागज़ या किसी समतल सतह पर खींचे गए ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। तो अलग अलग जो स्कॉलर हुए हैं उन्होंने जो है अलग अलग डेफिनेशन दी है इसकी। अकॉर्डिंग टू F.J. मोंकहाउस, मानचित्र प्रक्षेप पृथ्वी के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल का समतल सतह पर प्रदर्शन है। अकॉर्डिंग टू J.S. स्टीयर्स, मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज़ पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको पता है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो लगभग गोले जैसी सी ही है।
प्योर स्फीयर नहीं है, लेकिन फिर भी गोले से मिलती जुलती आकृति है। और आपको पता है कि ग्लोब की आकृति भी लगभग वैसे ही होती है। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की जो शुद्ध आकृति है वो ग्लोब पर या गोले पर ही आ सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लोब में कुछ खूबियाँ होती हैं। ये हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, आपके जो पिछला सेमेस्टर गया उसमें भी हमने बात करी थी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ग्लोब में कुछ खूबियाँ होती हैं। जैसे पृथ्वी गोलाकार है तो इसके संपूर्ण प्रदर्शन और प्रतिनिधित्व केवल ग्लोब ही कर सकता है। पृथ्वी की भांति ग्लोब भी अपने अक्ष पर स्वतंत्रतापूर्वक रोटेशन कर सकता है। ग्लोब पर खींची गई अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल से विभिन्न स्थानों की स्थिति सुगमतापूर्वक मालूम की जा सकती है। ग्लोब पर ही जो महाद्वीप होते हैं उनके सापेक्षिक आकार और स्थिति का परिशुद्ध निरूपण संभव हो सकता है। और पृथ्वी पर दूरियों और दिशाओं का सही प्रदर्शन जो है वो ग्लोब पे ही हो सकता है। लेकिन आपको पता है ग्लोब को यूज़ करने में भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जैसे ग्लोब पे जगह कम होती है, जिसकी वजह से किसी क्षेत्र विशेष का विस्तृत अध्ययन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर बड़े ग्लोब भी बना लें तो उसका जो निर्माण है, प्रयोग है, रख रखाव है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, ये काफ़ी कठिन काम सिद्ध होता है। दूसरी बात ये कि एक समय में ग्लोब का केवल आधा भाग ही देखा जा सकता है। विश्व के आपस में दूर स्थित भागों के अध्ययन के लिए हमें 2 ग्लोबों की आवश्यकता पड़ती है। यदि विश्व के किसी एक भाग का अध्ययन करना हो तो भी हमें पूरे ग्लोब का यूज़ करना पड़ता है। स्फेरिकल होने के कारण ग्लोब पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच दूरियां मापना कठिन काम है, क्योंकि जो दूरी होती है वो लीनियर डिस्टेंस होता है। लेकिन ग्लोब के ऊपर क्या हो रहा है, कर्वेचर की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट जो है दूरियां नहीं आ सकती, वो थोड़ी कर्व्ड हो जाती हैं। उसको मापना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। ग्लोब से मानचित्रों की ट्रेसिंग करना संभव नहीं होता, क्योंकि ग्लोब पर रखने से ट्रेसिंग पेपर में सिलवटें पड़ जाती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमने ग्लोब की कुछ विशेषताएं भी देख ली हैं, हमने ग्लोब के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लिए हैं। अब हम मानचित्रों के जो है गुणों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मानचित्र किसी गांव, नगर, जिला, राज्य, देश अथवा किसी महाद्वीप का बन सकता है। तो पृथ्वी के छोटे से छोटे भाग को दर्शाने के लिए अलग अलग ग्लोब, लेकिन पृथ्वी के किसी छोटे छोटे भाग को दिखाने के लिए अलग अलग ग्लोब नहीं बनाए जा सकते, जबकि मानचित्र हम बना सकते हैं। ठीक है, मानचित्र को दीवार के साथ लटकाया जा सकता है, उसे लपेट कर रखा जा सकता है, उसे कहीं भी लेके जाया जा सकता है, लेकिन ग्लोब में ये सुविधाएं नहीं होती। ठीक है, मानचित्र पर खुले क्षेत्र में ओरिएंटेशन करके उसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ग्लोब में ऐसा संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है ग्लोब एक अच्छा रिज़ल्ट तो देता है, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी होती हैं। जैसे ना तो बहुत छोटा ग्लोब कारगर सिद्ध होता है और ना ही बहुत बड़ा ग्लोब कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि छोटे ग्लोब के अपनी कुछ जो है डिसएडवांटेजेस होते हैं, बड़े ग्लोब के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का सही निरूपण कर सकता है। ठीक है, जो ग्लोब होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और गोलार्ध के गुण होते हैं, यानी कि 3 डायमेंशन होती हैं। जबकि जो मानचित्र होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि सिर्फ उसमें लंबाई और चौड़ाई ही देखी जा सकती है। ठीक है, तो जब भी कभी हम 3 डायमेंशनल को, यानी कि ग्लोब से किसी चीज़ को जब हम मानचित्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल से जब हम 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करते हैं, तो भौगोलिक संबंधों में जो है चेंजेस आ जाते हैं। मानचित्र पर एरिया, आकार, दिशा और दूरी जैसी विशेषताएं उस तरीके से शुद्ध नहीं रह पाती जिस तरीके से ग्लोब पर होती हैं। ठीक है, अतः ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मानचित्र किसी भी सूरत में ग्लोब का सब्स्टिट्यूट या विकल्प नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें की ग्लोब के बारे में, मानचित्र के बारे में, और हम ग्लोब से मानचित्र किस तरीके से बनाते हैं, और जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने बताया कि जो ग्लोब होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जबकि जो मानचित्र है वो 2 डायमेंशनल होता है। जब हम 3 डायमेंशनल से जब हम किसी चीज़ को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके क्षेत्र, आकार, दिशा और दूरी सेम नहीं रहती, इसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं डेवलपेबल और नॉन डेवलपेबल सरफेसेस की, यानी कि विकासनीय और अविकासनीय पृष्ठ की बात कर लेते हैं अब हम।
तो देखिए, कुछ सरफेसेस या कुछ तल ऐसे होते हैं जिन्हें हम फैलाकर समतल नहीं कर सकते, ना ही उसके इर्द गिर्द बिना किसी मोड़ अथवा बल के कागज़ लपेटा जा सकता है। जैसे अगर आप ग्लोब के ऊपर कोई कागज़ लपेटना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना सिलवटों के आप कागज़ को उस पर लपेट दें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आप किसी ग्लोब को या किसी गोले को कागज़ में लपेटना चाहें तो कागज़ में कितनी सारी सिलवटें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम कई बार अगर ग्लोब को बिल्कुल अगर हम इसको काटना भी चाहें तो इसको फिर भी हम समतल नहीं बना सकते। आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर ग्लोब को अगर हम काटेंगे इस तरीके से तो ये कट तो जाएगा, लेकिन ये फिर भी समतल नहीं बनेगा। समतल करने की कोशिश में या तो वो फट जाएगा या बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, तो डेवलपेबल सरफेसेस वे होते हैं जिन्हें आसानी से समतल रूप में फैलाया जा सकता है, जैसे सिलेंडर या कोन। तो देखिए ये, ठीक है। तो अविकासनीय जो पृष्ठ होते हैं, अविकासनीय तल क्या होगा, जैसे गोला हो गया, उसके बारे में हमने अभी बात कर ली है। विकासनीय पृष्ठ क्या होते हैं, ये वे होते हैं जिन्हें आसानी से समतल रूप में फैलाया जा सकता है, जैसे बेलन हो गया या शंकु हो गया। ठीक है, यदि एक बेलन को उसके अक्ष के समांतर काट दिया जाए तो उसे आयताकार अथवा वर्गाकार रूप में फैलाया या विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी बेलन को अगर इस तरीके से काट दें उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग और अगर उसको फैला दें तो ये आकृति या तो रेक्टेंगुलर बन जाएगी या जो है आपका जो है स्क्वायर शेप बन जाएगी। इसी तरीके से अगर शंकु को अगर उसके अक्ष के उसके आधार से शीर्ष तक एक सीधी रेखा में काट दिया जाए तो एक सेक्टर का रूप ले लेगा, यानी कि एक पूरे सर्कल के एक सेक्टर का रूप ले लेगा ये। ठीक है, तो यानी कि शंकु को भी हम विकासनीय पृष्ठ में या विकासनीय तल में ले सकते हैं, जबकि गोला क्या है, गोला एक अविकासनीय पृष्ठ है या अविकासनीय तल है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपकी। अविकासनीय तल यानी कि गोला जिसको जो है बड़ी इजीली जो है काटा नहीं जा सकता, फैलाया नहीं जा सकता, जबकि विकासनीय पृष्ठ क्या है, जिनको आसानी से काटा जा सकता है और उसको आसानी से किसी रूप में फैलाया जा सकता है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ग्लोब से आप यहाँ पे अक्षांश रेखाओं को देख पा रहे हैं, इक्वेटर को देख पा रहे हैं, प्राइम मेरिडियन को देख पा रहे हैं और ये देख पा रहे हैं कि किसी भी जगह की हम लोकेशन को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हम क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके थे। किसी भी स्थान की लोकेशन के लिए आपको उस जगह की अक्षांश के बारे में पता होना चाहिए और उस जगह के देशांतर के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि जो लैटिट्यूड होते हैं वो 180 होते हैं, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो 360 होती हैं। एक इक्वेटर होती हैं, इक्वेटर के जो है 90 जो लैटिट्यूड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, 90 जो लैटिट्यूड है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच जो रेखा होती है उससे 180 जो है रेखाएं जो है पूर्व में होती है, 180 रेखाएं उसके पश्चिम में होती हैं। तो किसी भी जगह की लोकेशन ज्ञात करने के लिए आपको उसकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब हम कर लेते हैं कि मैप प्रोजेक्शन को हम किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए, ये 3 विधियाँ हैं, रचना विधि के आधार पर, गुणों के आधार पर या प्रकाश के प्रयोग के आधार पर। तो आप देख पा रहे हैं रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर जो आपके प्रक्षेप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, सिलेंड्रिकल, कॉनिकल, जेनिथल एंड कन्वेंशनल। गुणों के आधार पे भी ये 4 तरीके के हो सकते हैं, इक्वल एरिया, ट्रू शेप, ट्रू बियरिंग, ट्रू स्केल। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर ये पर्सपेक्टिव एंड नॉन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो देखिए, अब हम सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। रचना विधि के आधार पे जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है उसके बारे में बात करने वाले हैं।
जिन प्रक्षेपों की रचना बेलनाकार आकृति से विकसित करके की जाती है उन्हें बेलनाकार प्रक्षेप बोलते हैं। ये अभी हमने किया कि विकासनीय पृष्ठ कौन से होते हैं, तो मैंने बताया कि शंकु और जो बेलन की आकृति होती है वो विकासनीय पृष्ठ है। तो अगर बेलन का यूज़ करके कोई प्रक्षेप बनाया जाता है तो उसे बेलनाकार या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं। इन प्रक्षेपों में यह माना जाता है कि बेलन के आकार में मुड़ा हुआ कोई कागज़ पारदर्शक ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता हुआ लिपटा है और ग्लोब के अंदर एक विद्युत बल्ब प्रकाशित है। ठीक है, तो क्या होगा, आपने सपोज करो आपने एक ग्लोब ले लिया जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है और आपने जो उसकी इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास आपने एक कागज़ को लपेट दिया और जो ग्लोब के अंदर है आपने एक बल्ब जला दिया। तो जो आपको पता है कि प्रकाश तो होगा, तो जाहिर सी बात है उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो तार है उनकी जो छाया है वो कागज़ के ऊपर पड़ेगी। तो क्या होगा, ग्लोब की जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं वो कागज़ पर प्रतिबिंबित हो जाएंगी। ठीक है, अब यदि रेखा जाल के प्रतिबिंब को पेन या पेंसिल से अंकित करके उस कागज़ को फैला दे तो हमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का एक आयताकार चित्र प्राप्त होगा जिसे बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, मोटे तौर पे ये जो प्रक्षेप है ये ज्योमेट्रिकल विधि द्वारा बनाए जाते हैं। प्रकाश द्वारा प्रक्षेपण तो केवल ज्योमेट्रिकल विधियों को केवल आधार प्रदान करता है। ठीक है, बेलनाकार प्रक्षेप द्वारा भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उनको दर्शाना काफ़ी ठीक रहता है। हालांकि इन प्रक्षेपों द्वारा सारी पृथ्वी का मानचित्र बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक ग्लोब ले रखा है और ग्लोब के चारों तरफ जो है एक कागज़ लपेट रखा है और ग्लोब के अंदर कोई अगर हम लाइट जला दें तो क्या होगी, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो जाल है उसकी आकृति इस कागज़ के ऊपर आ जाएगी और इसको अगर हम काट के फैला देंगे तो आकृति हमको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो ये है आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शंक्वाकार प्रक्षेप के बारे में। जिन प्रक्षेपों की रचना शंकु की आकृति से विकसित की जाती है उन्हें शंक्वाकार प्रक्षेप कहते हैं। तो इसमें भी जो रूल है वो यही है। इन प्रक्षेपों में यह माना जाता है कि शंकु के आकार में मुड़ा हुआ एक कागज़ पारदर्शक ग्लोब जिसके अंदर एक बल्ब जल रहा है उस पर इस प्रकार रखा हुआ है कि शंकु का शीर्ष किसी ध्रुव के ऊपर स्थित है और इस अवस्था में शंकु का भीतरी तल ग्लोब की किसी न किसी अक्षांश रेखा को स्पर्श करेगा जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक ग्लोब ले रखा है और उसके ऊपर एक जो है शंकु रखा हुआ है और ए बी जहाँ पे ये जगह है या ए बी जो आपको लाइन दिखाई दे रही है कुछ नहीं, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है इसको। तो बल्ब के प्रकाश से प्रसारित किरणों द्वारा शंकु के भीतरी तल पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब को शंकु पर अंकित करके यदि उसे आधार से ऊपर तक काट कर फैला दिया जाए तो शंकु एक वृत्तांश के रूप में यानी एक सेक्टर का रूप ले लेगा और यही शंक्वाकार प्रक्षेप कहलाता है। शंकु आकार की जो मानचित्र होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि ये जनरली शीतोष्ण कटिबंध के लिए उपयुक्त रहते हैं। ठीक है, आप इनका ध्यान रखेंगे। बेलनाकार जो प्रक्षेप है वो जनरली भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए बनाए जाते हैं। जो शंक्वाकार जो प्रक्षेप होते हैं वो जो है शीतोष्ण कटिबंध के लिए जनरली बनाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शिरोबिंदु या जेनिथल प्रोजेक्शन की। तो इसके पीछे भी आइडियोलॉजी वही है कि कोई कागज़ लो और ग्लोब के किसी एक पोर्शन के ऊपर रखो, या तो वो इक्वेटर के ऊपर टच करेगा या उसको पोलर एरिया के ऊपर टच करेगा या उसको किसी बीच में किसी एरिया के ऊपर टच कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप कोई भी कागज़ लो, आप गोले को कहीं ना कहीं टच करोगे या तो वो इक्वेटर या तो उसके बिल्कुल मध्य भाग के ऊपर टच होगा या उसके बिल्कुल ऊपरी भाग के ऊपर टच करेगा या आपको स्लांटिंग वे में डायगनली अगर आप रखोगे तो वो कहीं ना कहीं उसको टच तो करेगा। तो जेनिथल जो प्रोजेक्शन होते हैं वो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। इन प्रक्षेपों की रचना करते समय यह मान लिया जाता है कि एक समतल कागज़ पारदर्शी ग्लोब के किसी विशेष बिंदु पर स्पर्श करता हुआ रखा जाता है। यह स्पर्श बिंदु भूमध्य रेखा हो सकती है या कोई ध्रुव हो सकता है या इन दोनों के बीच में कोई जगह हो सकती है।
तो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं बल्ब द्वारा क्या होता है, ग्लोब के भीतर या बाहर, बल्ब भी क्या है ग्लोब के अंदर भी हो सकता है, ग्लोब के बाहर भी हम रख सकते हैं। और प्रकाश द्वारा प्रतिबिंबित जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसको कागज़ के ऊपर अंकित कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो शिरोबिंदु या जो जेनिथल जो प्रोजेक्शन होते हैं उनकी खासियत होती है कि ऐसी दशा में अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो वृत्ताकार रूप धारण कर लेती हैं और देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देशांतर रेखाओं को देख पा रहे हैं, यहाँ पे अक्षांश रेखाओं को नहीं दिखाया गया है, इस जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। शिरोबिंदु जो प्रक्षेप होते हैं उस पर केवल गोलार्ध के मानचित्र बनाए जा सकते हैं, पूरी पृथ्वी के जो मानचित्र होते हैं उनको नहीं बनाया जा सकता। तो आई होप ये अभी तक क्लियर हो गया होगा कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन क्या होते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन क्या होते हैं, जेनिथल प्रोजेक्शन क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कन्वेंशनल या मॉडिफाइड प्रोजेक्शन के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कन्वेंशनल या मॉडिफाइड प्रोजेक्शन के बारे में। ये वे प्रक्षेप होते हैं जिन्हें मूल प्रक्षेपों का रूपांतरण करके किसी खास उद्देश्य के लिए उपयुक्त बना लिया जाता है। इनकी रचना में किसी विकासनीय पृष्ठ का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि गणितीय जो फॉर्मूले होते हैं उनकी सहायता ली जाती है, इसलिए इन्हें गणितीय प्रक्षेप भी कहा जाता है। ठीक है, मोलविड या सिनुसिडल जो प्रोजेक्शन होते हैं वो कन्वेंशनल या मॉडिफाइड प्रोजेक्शन में लिए जाते हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने रचना विधि के आधार पर जो है प्रक्षेप को स्टडी किया है। अब हम गुणों के आधार पर जो मानचित्र होते हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मेन 4 चीज़ें होती हैं प्रोजेक्शन बनाने में, क्षेत्रफल, आकृति, दिशा और दूरी। 4 मेन चीज़ें होती हैं, क्षेत्रफल, आकृति, दिशा और दूरी। ठीक है, तो इन सभी लक्षणों का शुद्ध प्रदर्शन केवल ग्लोब पर ही संभव है, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रक्षेप नहीं बन पाया जो इन सभी गुणों को एक साथ शुद्ध रूप से प्रदर्शित कर सके। यानी कि कोई भी ऐसा प्रक्षेप नहीं बना है आज तक जो सारी क्वालिटीज़ यानी कि जो क्षेत्रफल है, आकृति है, दिशा है और दूरी है, इन सभी को एक साथ प्रदर्शित कर दे, ऐसा कोई भी प्रोजेक्शन आज तक नहीं बना है। यही कारण है कि कोई भी मानचित्र पृथ्वी के सभी भागों को शुद्धता के साथ में नहीं दिखा सकता। तो ऐसी दशा में हम जनरली उन प्रक्षेपों की रचना करते हैं जो कम से कम 1 या 2 गुणों को सही प्रदर्शित कर सकते हों, या तो वो आकृति को सही प्रदर्शित करे, या वो दिशा को प्रदर्शित करे, या वो सही क्षेत्रफल को प्रदर्शित करे, या वो दूरी को सही से प्रदर्शित कर सके। ठीक है, तो जनरली हम ऐसे प्रक्षेप चुनते हैं जो कम से कम 1 नहीं तो कम से कम 2 गुणों को ढंग से प्रदर्शित कर सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप के बारे में, जिसको हम होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो इस वर्ग के जो प्रक्षेप होते हैं इसमें विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल को शुद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाता है, चाहे इसके लिए वास्तविक लंबाई या चौड़ाई को कम या ज़्यादा क्यों ना करना पड़े। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम को देख पा रहे हैं। सपोज़ करो ये 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई है, 1 किलोमीटर चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1 × 1 यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होगा। लेकिन सपोज़ करो हम एरिया तो वही रखें लेकिन इसकी शेप को बदल दें, तो यानी कि आप अगर किसी रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालते तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और अगर हम 1/2 × 2 करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, 1/2 × 2 करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, 1/3 × 3 करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। यानी कि क्षेत्रफल तो वही रहेगा, लेकिन आप देखिए आप इसकी शेप में कितना ज़्यादा डिस्टोर्शन हो गया। लंबाई चौड़ाई जो कि 1 × 1 रहनी चाहिए थी और आंसर 1 आना चाहिए था, आंसर तो 1 ही रहा है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो वो कितना ज़्यादा बदल गया है। ठीक है, तो शुद्ध क्षेत्रफल जो प्रक्षेप होते हैं उसमें इस गुण को प्रिजर्व किया जाता है कि क्षेत्रफल सेम रहेगा। ये ज़रूरी नहीं कि प्रक्षेप में जो लंबाई और चौड़ाई है वो सेम रहे। ठीक है,
तो क्षेत्रफल को सही रखने के प्रयत्न में आकृति और दिशा जैसे गुणों की उपेक्षा हो जाती है। इस वजह से जो समक्षेत्र प्रक्षेप होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रू शेप या ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि यानी कि वो प्रक्षेप जो उसकी शेप को बिल्कुल वैसे की वैसी बना के रखे, तो उसको हम ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इन प्रक्षेपों में ग्लोब के विभिन्न भागों की आकृति को शुद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वास्तव में किसी बड़े भूभाग की आकृति को शुद्ध रूप में रख पाना संभव नहीं होता, लेकिन इन प्रक्षेपों में छोटे भूभाग या उसके किसी भूभाग की जो आकृति होती है उसका प्रिजर्वेशन हो जाता है। ठीक है, किसी भी प्रक्षेप पर शुद्ध आकृति को होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो क्या होना चाहिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती होनी चाहिए। दूसरा, प्रक्षेप के किसी भी बिंदु पर प्रत्येक दिशा में मापक एक समान रहना चाहिए, यानी कि स्केल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर अक्षांशीय मापक में वृद्धि हो रही है तो देशांतरीय मापक में भी उसी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो ही हम जो है किसी मानचित्र में जो है इस जो उसकी शेप है उसको प्रिजर्व कर पाएंगे। अगर लंबाई के वृद्धि के अनुसार ही अगर चौड़ाई में वृद्धि हो रही है तो ही शेप मेंटेन रह पाएगी। अगर आप किसी चीज़ की शेप लंबाई को तो बढ़ा देंगे लेकिन चौड़ाई को वैसी की वैसे रखेंगे तो शेप डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो इस वजह से जो ट्रू शेप वाले जो मैप्स होते हैं जनरली उनके ऊपर जो पॉलिटिकल मैप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रू बियरिंग या एजीमुथल, या जिसको हम बोलते हैं खमध्य प्रक्षेप, यानी कि शुद्ध दिशा से अभिप्राय ये है कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा की वही दिशा होती है जो ग्लोब पर उन बिंदुओं को मिलाने वाले ग्रेट सर्कल की होती है। ठीक है, तो डायरेक्शन बिल्कुल प्रिजर्व रहेगी इसमें। शुद्ध दिशा प्रक्षेप पर सभी और दिक्पात शुद्ध पाया जाता है, यानी कि ट्रू डायरेक्शन मिलेगी। और ऐसे प्रक्षेपों का उपयोग जनरली जल मार्ग के लिए, पवन मार्गों के लिए, धाराओं की दिशा दिखाने वाले मानचित्र को बनाने में किया जाता है। तो जो नेविगेशन के लिए जो मैप्स यूज़ होते हैं उसमें जनरली जो है ट्रू बियरिंग वाले जो मैप्स है उनका यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रू स्केल या इक्वी डिस्टेंट के बारे में। यह ऐसे प्रक्षेप होते हैं जिन पर विभिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी ग्लोब पर उन्हीं बिंदुओं के बीच की दूरी के समान होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो लेंथ होती है, जो स्केल होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है। वास्तव में प्रक्षेप के हर स्थान पर पैमाने को शुद्ध रख पाना बड़ा मुश्किल काम है। यानी कि आप प्रक्षेप तो बना लेते हैं लेकिन हर प्रक्षेप में के हर पोर्शन में स्केल बिल्कुल सेम नहीं रहता है, स्केल में डिस्टोर्शन आ जाता है। ठीक है, पैमाना या तो सभी अक्षांश रेखाओं पर शुद्ध रह सकता है या सभी देशांतर रेखाओं पर शुद्ध रह सकता है। ठीक है, या फिर कुछ अक्षांश रेखाओं या कुछ देशांतर रेखाओं के ऊपर पैमाना शुद्ध रह सकता है। तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोजेक्शन यूज़ करना चाहते हो। या तो उसमें सिर्फ अक्षांश के ऊपर स्केल ठीक रहेगा, या फिर उसमें देशांतर के ऊपर स्केल बिल्कुल ठीक रहेगा, या कुछ ऐसा प्रक्षेप होगा जिसमें सिर्फ कुछ जो है लैटिट्यूड के ऊपर ठीक रहेगा और कुछ जो है लॉन्गिट्यूड के ऊपर ठीक रहेगा। सभी के ऊपर बिल्कुल ये ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रयोग के आधार पर जो है मैप प्रोजेक्शन की। तो पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन क्या होते हैं? जो संदर्श प्रक्षेप जो होते हैं ये प्रकाश की सहायता से बनते हैं। ठीक है, अतः ऐसे प्रक्षेप जिनमें अक्षांश अथवा देशांतर रेखाओं के जाल को किसी निश्चित बिंदु से प्रकाश डालकर उसकी छाया को किसी समतल कागज़ पर उतारा जाता है, संदर्श प्रक्षेप या पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है,
नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन। असंदर्श प्रक्षेप में क्या होता है, प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ये प्रक्षेप संदर्श प्रक्षेपों में गणितीय विधियों द्वारा आवश्यक संशोधन करके बनाए जाते हैं। यानी कि बेसिस क्या है, बेसिस तो इसका भी जो है लाइट ही है, लेकिन एक्चुअली ये पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं। पर्सपेक्टिव जो प्रोजेक्शन होते हैं उसके ऊपर कोई जो है फॉर्मूले वगैरह यूज़ कर लेते हैं, और इस वजह से इनको नॉन पर्सपेक्टिव बोला जाता है। ठीक है। जो असंदर्श मानचित्र होते हैं, असंदर्श मानचित्र प्रक्षेपों को आवश्यकता अनुसार शुद्ध आकृति, समक्षेत्र तथा शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने वाला बनाया जा सकता है। ठीक है। तो बेसिस तो इनका भी संदर्श ही है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ में ये कुछ गुणों को और बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। या तो आकृति हो गया, या उसकी क्षेत्रफल हो सकता है, उसकी दिशा हो सकती है, या दूरी हो सकती है। ठीक है। तो इन प्रक्षेपों में बेलनाकार, शंक्वाकार, रूढ़ परिवार के सभी प्रक्षेप तथा शिरोबिंदु परिवार के कुछ प्रक्षेप शामिल किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने बात करी अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्शन। तो मानचित्र प्रक्षेप जो है वो कागज़ पर बनाए जाते हैं, जबकि पृथ्वी एक गोला है। ठीक है। अतः प्रक्षेप पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आकृति जो है ग्लोब पर इनकी आकृति से एकदम भिन्न होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है। जैसे बेलनाकार प्रक्षेप पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो सरल रेखाओं द्वारा दिखाई जाएंगी। ठीक है। कुछ प्रक्षेपों में अक्षांश रेखाएं सरल होंगी, जबकि देशांतर रेखाएं कर्व्ड हो जाएंगी। ठीक है। जबकि कुछ प्रक्षेप ऐसे होंगे जिनमें अक्षांश रेखाएं कर्व्ड होंगी, लेकिन देशांतर रेखाएं सरल होंगी। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो सिलेंड्रिकल जो प्रोजेक्शन है, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों की दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे काटती हैं, जबकि आपने देखा जेनिथल प्रोजेक्शन में आपने देखा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कर्व्ड हो गई थी, जबकि देशांतर रेखाएं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई जा रही थी। ठीक है। अतः ये बात बिल्कुल ठीक है कि गोल पृथ्वी के प्रक्षेपित रेखाजाल में सभी गुणों को शुद्ध रूप से नहीं दिखाया जा सकता। इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अतः कोशिश यही की जाती है अधिकाधिक गुण आ सके, एवं किसी एक छोटे भाग के लिए जो है या तो ज़्यादा से ज़्यादा गुणों को, जैसे आकृति हो गया, जैसे जो है क्षेत्रफल हो गया, दिशा हो गया, या दूरी हो गया, या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रिजर्व हो सके। ठीक है। या क्या हो कि हम कोई ऐसा छोटा एरिया ले कि जिसके लिए कम से कम ये सारे के सारे गुण ठीक बैठते हों। ठीक है। कई बार प्रक्षेप में मानचित्र के एक गुण विशेष को बनाए रखने के लिए अन्य गुणों को त्यागना पड़ता है। ठीक है। जैसे हमने अभी बात करी थी इसके बारे में, समक्षेत्र जो है शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप के बारे में आप अभी भी देखिए कि इसकी एक्चुअली जो शेप होनी थी वो क्या होनी थी, शेप एक्चुअली स्क्वायर शेप होनी चाहिए थी। ठीक है। तो हमने प्रिजर्व क्या करना था, हमने एरिया को प्रिजर्व करना था, तो हम लंबाई और चौड़ाई कुछ भी ले, क्षेत्रफल तो इसका अभी भी वही आ रहा है। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सम क्षेत्रफल प्रक्षेप में प्रदेशों के क्षेत्रफल तो सही रहते हैं, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, दूरी, दिशा, स्वरूप, मापनीय दिशा प्राय सभी गुणों में से केंद्रीय भाग से बाहर जाने पर डिस्टोर्शन आता जाता है। जो आप सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं, तो अगर इसका जो सेंट्रल पोर्शन है उसके आसपास आपको कई सारी चीज़ें सही मिल जाएंगी। ठीक है। इक्वेटर के ऊपर, उसके आसपास वाले क्षेत्रफल के ऊपर, और जो प्राइम मेरिडियन है उसके आसपास, लेकिन जैसे जैसे आप इसके जो है साइड में जाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको डिस्टोर्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्रक्षेप की बाहरी सीमाओं पर आकृति जो है वो जनरली अनुपयोगी हो जाती है। तो मानचित्र प्रक्षेप के प्रधान लक्षणों में से एक या अधिक को अधिकाधिक शुद्धता से दर्शाना ही एक मानचित्र प्रक्षेप का जो है मुख्य लक्ष्य माना जा सकता है। तो एक बार हम इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। क्षेत्रफल की शुद्धता मानचित्र प्रक्षेप का यह एक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है।
ऐसे प्रक्षेपों में मानचित्र के किसी एक अंश का क्षेत्रफल पृथ्वी के गोले के उसी अंश के क्षेत्रफल के बराबर पाया जाता है। ये बात हमने कर ली पहले भी। तो क्षेत्रफल की समानता रहने पर भी लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता नहीं रह जाती। जैसे अभी हमने एक डायग्राम देखा था, तो क्षेत्रफल तो सेम रह रहा था लेकिन लंबाई चौड़ाई में एक रूपता नहीं रहेगी। ठीक है, तो यही जो स्थिति जो है ये शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेपों के साथ होती है। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, सिनुसोइडल प्रक्षेप, मोलविड जो प्रोजेक्शन है, ये जो है ये आपके इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के कुछ उदाहरण हैं। तो ऐसे सभी प्रक्षेपों की बाह्य सीमाओं और बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप में ध्रुवों की ओर जाने पर विकृति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ के प्रदेशों को पहचानने में कठिनाइयाँ होने लगती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने बोला था कि जनरली जो इक्वेटोरियल एरिया होते हैं उनके लिए ये जो प्रक्षेप होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और इसी वजह से जनरली जो वितरण मानचित्र होते हैं वो आपके जो होमोलोग्राफिक जो प्रक्षेप होते हैं उनके ऊपर जनरली बनाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शुद्ध आकृति या समरूपता या समाकृति की। इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके थे। तो समाकृति प्रक्षेपों में द्वीप, छोटे देश या किसी क्षेत्र विशेष की आकृति ही ग्लोब की आकृति के समरूपीय होती है। पृथ्वी पर बनाया गया वृत्त, चतुर्भुज या त्रिकोण आदि ऐसे प्रक्षेपों पर बनाए गए मानचित्र पर भी उसी आकृति वाले होंगे, यानी कि बिल्कुल सेम शेप होगी। इन प्रक्षेपों में हम जो केंद्रीय भाग से बाहर की ओर जाते हैं क्षेत्रफल में तेज़ी से वृद्धि होने लगती है। यानी कि हम जब भी जो ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जैसे जैसे हम सेंट्रल एरिया से बाहर की ओर जाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ना, उस जगह का क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसी वजह से केंद्रीय भाग के निकट के छोटे छोटे देश अथवा द्वीप का क्षेत्रफल भी लगभग ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं वैसे वैसे डिस्टोर्शन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाहरी भागों में क्षेत्रफल की अभिवृद्धि का अनुमान मर्केटर जो है प्रक्षेप से लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्शन को हम करेंगे। मर्केटर प्रोजेक्शन में क्या हो जाता है, जनरली जब हम बनाते हैं तो इसमें दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की आकृति बिल्कुल ग्रीनलैंड की शेप ग्रीनलैंड से भी छोटा दिखाई देने लगता है, जबकि एक्चुअल में ग्रीनलैंड इन दोनों से छोटा है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो समरूपता की या शुद्ध आकृति को तो बिल्कुल प्रिजर्व रखा, लेकिन क्या हुआ, एक्चुअली जो क्षेत्रफल है उसमें प्रॉब्लम आ गई उसमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शुद्ध रेखनी मापनी या शुद्ध दूरी के बारे में। तो दूरी की शुद्धता प्रक्षेपों का महत्वपूर्ण और बहुउपयोगी गुण है, परंतु ग्लोब की दूरियों को चपटे कागज़ पर हर जगह सही बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। प्राय प्रक्षेपों में उसी अक्षांश देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध रहती है जिसे कि गोले से छूता हुआ मानते हैं। यानी कि जो हम स्टैंडर्ड मेरिडियन या स्टैंडर्ड पैरेलल लेते हैं, जनरली उसी के ऊपर जो है जो आपका स्केल है वो ठीक रहता है। उससे हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे स्केल में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें शंक्वाकार प्रक्षेप में एक या दो मध्यवर्ती अक्षांशों पर, बेलनाकार प्रक्षेप में विषुवत रेखा के सहारे एवं संशोधित प्रक्षेपों में अधिकांश में मध्य देशांतर एवं एक या अधिक अक्षांश के सहारे मापनी शुद्ध रहती है। ठीक है, तो कुछ एरियाज़ के ऊपर ही स्केल ठीक रहेगा, बाकी एरियाज़ के ऊपर जो स्केल है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं शुद्ध दिशा की। तो जिन प्रक्षेपों में ग्लोब के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की रचना उसी दिशा में बनाई गई हो, ऐसे प्रक्षेप शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहलाते हैं। अधिकांश शिरोबिंदु जो प्रक्षेप होते हैं वो शुद्ध दिशा प्रक्षेप होते हैं, यानी कि जो आपके जेनिथल प्रोजेक्शन है वो जनरली शुद्ध दिशा प्रक्षेप हैं, पर उनमें केंद्रीय भाग से बाहर की ओर ही दिशा
ठीक रहती है, यानी कि केंद्रीय भाग में दिशा ठीक नहीं रहेगी बल्कि बाहरी भाग में दिशा ठीक रहेगी। कुछ संशोधित प्रक्षेपों में भी शुद्ध दिशा जो है प्रक्षेप बनाया जा सकता है। शंक्वाकार प्रक्षेपों में मध्यवर्ती अक्षांशों के सहारे ही दिशा शुद्ध रहती है। इस दृष्टि से मर्केटर एक आदर्श प्रक्षेप है। अब हम बात कर लेते हैं मध्यवर्ती अक्षांश एवं मध्यवर्ती देशांतर की शुद्धता की। इसके बारे में भी हम एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। सभी शंक्वाकार प्रक्षेपों एवं अधिकांश संशोधित प्रक्षेपों में एक या अधिकांश अक्षांश एवं प्राय मध्यवर्ती देशांतर को मध्यवर्ती मानकर उनकी रचना की जाती है। यानी कि ये इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई प्रक्षेप बनाते हैं तो जनरली हम कोई स्टैंडर्ड पैरेलल लेते हैं या स्टैंडर्ड मेरिडियन भी लेते हैं। तो बेलनाकार प्रक्षेपों में विषुवत रेखा को मध्यवर्ती अक्षांश माना जाता है। ऐसे सभी प्रक्षेपों में मध्यवर्ती अक्षांश एवं मध्यवर्ती देशांतर के सहारे सारे प्रक्षेप के उपयुक्त चारों लक्षण शुद्ध रहते हैं। यानी कि जो सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है, ये मैंने पहले भी बताया कि जो इसका सेंट्रल पोर्शन है उसमें आकृति, दिशा, जो आपका स्केल है वो, और जो डायरेक्शन है, ये चारों की चारों चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं सिर्फ इसके सेंट्रल पोर्शन में। इसी कारण जो देश केंद्रीय समांतर एवं मध्यवर्ती अक्षांशों के निकट स्थित होते हैं उनमें उपयुक्त तथ्यों की शुद्धता भी अधिक रहती है। ये बात भी हमने पहले डिस्कस कर ली। तो संशोधित प्रक्षेपों में गणितीय परिकलन द्वारा एक से अधिक देशांतर को केंद्रीय देशांतर प्रक्षेपों में मध्यवर्ती अक्षांश माना जाता है, जिससे उनमें क्षेत्रफल शुद्ध रहने के साथ साथ आकृतियाँ भी प्राय शुद्ध रह सकें। अब हम बात कर लेते हैं अधिकाधिक गुणों का सापेक्ष समावेश। गुण तो चार ही हैं, एक तो क्षेत्रफल, एक आकृति, दूसरी दूरी, और फोर्थ वन इज़ जो डायरेक्शन है वो। तो ये तो ज्ञात हो ही गया कि किसी भी प्रक्षेप में के सभी भागों में चारों की चारों चीज़ें बिल्कुल शुद्ध नहीं रह सकती। ठीक है, कई जो प्रक्षेप होते हैं उसमें एक आध जो लक्षण है ये प्रिजर्व हो जाता है, लेकिन बाकी जो सारे लक्षण ये प्रिजर्व नहीं होते। ठीक है, तो अब ऐसे प्रक्षेप बनाए जाने लगे हैं जिन पर लघु मापने वाले प्रक्षेपों में चारों गुणों को न्यूनाधिक समाविष्ट किया गया हो, या जिसमें सभी प्रकार की विकृतियों को न्यूनतम रखने का प्रयास किया गया हो। ठीक है, इनका विश्व या उसके किसी एक गोलार्ध का मानचित्र बनाने में अधिक प्रचलन हुआ। जैसे गोल का जो स्टीरियोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है वो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि मानचित्र जो प्रक्षेप है वो बड़ा इजी होना चाहिए ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, हम जनरली यही चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर इजी होती है तो वो हमारी बहुत जल्दी समझ में आती है। स्टीयर्स के अनुसार एक प्रक्षेप का एक महत्वपूर्ण गुण ये भी होना चाहिए कि वो बड़ी आसानी से बन जाना चाहिए। प्राय ऐसे प्रक्षेप ही जनरली लोकप्रिय होते हैं जिनमें गणितीय परिकलन का कम से कम प्रयोग किया गया हो या जिसकी रचना विधि सरल हो। ठीक है, तो जो जनरली जो प्रक्षेप बनाने में इजी होते हैं लोगों को जनरली वो पसंद आते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मैप प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये अभी कुछ चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले ग्लोब का अर्धव्यास। तो सबसे अब जो भी जो है मैप प्रोजेक्शन जो भी बनाएंगे तो सबसे पहले उसका सबसे पहला पार्ट है आपको ग्लोब का अर्धव्यास ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, ग्लोब का जो अर्धव्यास है वो तभी ज्ञात किया जा सकता है जब हमें पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास का पता हो। तो आपको पता है कि जो पृथ्वी की जो रेडियस है वो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर में बांटेंगे तो ये होगी लगभग 640 मिलियन सेंटीमीटर, और अगर हम इसको इंचज़ में बांटेंगे तो ये होगी लगभग 250 मिलियन इंचज़। ठीक है, तो जब भी हमको जो है अर्थ का अर्धव्यास ज्ञात करना हो तो या तो हम सेंटीमीटर में उसको कैलकुलेट करेंगे या हम उसको इंचज़ में करेंगे। अगर सेंटीमीटर में हम कैलकुलेट करें तो हम लेंगे 640 मिलियन सेंटीमीटर, और अगर हम इंचज़ में कर रहे हैं तो हम लेंगे 250 मिलियन इंचज़।
ठीक है। तो ग्लोब का जब अर्धव्यास ज्ञात करना होता है तो वो क्या होता है, प्रदर्शक भिन्न गुणा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। ठीक है। तो ग्लोब का अर्धव्यास कैसे ज्ञात किया जाता है, आपका प्रदर्शक भिन्न यानी कि आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन गुणा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, जो कि हो सकता है आपका या तो हो सकता है आपका 640 मिलियन सेंटीमीटर या हो सकता है आपका 250 मिलियन इंचेस। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम ग्लोब का अर्धव्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको देखना होगा कि हम किसी जगह का मैप तो बना रहे हैं, प्रोजेक्शन तो बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतराल भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। आपको पता है कि ग्लोब के ऊपर जो है भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक अक्षांश होती हैं, और जो आपकी ग्रीनविच मेरिडियन होती है उससे 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में देशांतर होती हैं। तो इस प्रकार ग्लोब पर कुल 180 अक्षांश होते हैं और 360 देशांतर होती हैं। ठीक है। तो ग्लोब या मानचित्र पर सारे के सारे अक्षांश या देशांतर नहीं बनाए जाते, बल्कि इनको एक अंतराल पे बनाया जाता है, जो जनरली 5, 10, 15, 20 या 30 के अंतराल पर बनाए जाते हैं। ठीक है। मानचित्र पर दो उत्तरोत्तर अक्षांश रेखाओं के बीच पाए जाने वाले अंतराल को हम अक्षांशीय अंतराल बोलते हैं, और दो देशांतरीय रेखाओं के बीच पाए जाने वाले अंतराल को हम देशांतरीय अंतराल बोलते हैं। ठीक है। तो किसी भी प्रक्षेप पर जो अक्षांश रेखाएं वो जनरली एक ही अंतराल पर खींची जाती हैं। इसी प्रकार सभी देशांतर रेखाएं भी एक ही अंतराल पर खींची जा सकती हैं। एक ही प्रक्षेप पर अक्षांशीय और देशांतरी अंतराल समान भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। यानी कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, या तो सभी अक्षांश रेखाओं का एक इंटरवल होगा, या सभी देशांतर रेखाओं का एक इंटरवल होगा, या अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सेम इंटरवल होगा, या अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अलग अलग इंटरवल होगा। यानी कि अक्षांश रेखाएं हो सकता है 30 डिग्री पे हो आपकी, लेकिन देशांतर रेखाएं हो सकता है 20 डिग्री जो है इंटरवल के ऊपर भी हो सकती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आधारभूत अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो प्रक्षेप बनाने से पहले हमको आधारभूत अक्षांश और देशांतर रेखाओं का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है। आधारभूत अक्षांश या देशांतर रेखाएं वे होती हैं जिनके आधार पर संपूर्ण प्रक्षेप बनाया जाता है। इन रेखाओं के ऊपर जनरली मापक शुद्ध होता है, यानी कि इनकी लंबाई ग्लोब या प्रक्षेप दोनों पर एक समान होती है। तो किसी भी प्रक्षेप की रचना करते समय सबसे पहले इन आधारभूत अक्षांश और देशांतर रेखाओं की रचना की जाती है। इसके बाद आधारभूत अक्षांश रेखा पर देशांतरीय अंतराल के अनुसार और आधारभूत देशांतर रेखाओं पर अक्षांशीय अंतराल के अनुसार चिन्ह लगाकर अलग अलग देशांतरीय अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें बेलनाकार जो प्रक्षेप होते हैं उनके ऊपर जो भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा आधारभूत रेखाएं होती है, जबकि शंक्वाकार प्रक्षेपों में 1 स्टैंडर्ड पैरेलल या जो है केंद्रीय देशांतर रेखा आधारभूत अक्षांश और देशांतर रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है। इसी प्रकार ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेपों में 90 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा आधारभूत होते हैं। तो इन्हीं को केंद्र मानकर अन्य अक्षांश खींचे जाते हैं। तो आप इसको चूज़ करते हैं आधारभूत अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। ये जब हम करेंगे तो आपकी अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रदर्शित क्षेत्र का विस्तार, यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन से क्षेत्र के लिए प्रक्षेप बना रहे हैं। ठीक है। प्रक्षेप पर आधारभूत अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचने के बाद बाकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की रचना की जाती है। इसके लिए क्षेत्र के विस्तार और रेखाजार के अंतराल के अनुसार अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या ज्ञात की जाती है। सपोज करो बेलनाकार प्रक्षेपों में आपको सारा ग्लोब दिखाया जाता है, जहाँ अगर मान लें हम अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो अगर 30 डिग्री हो तो किस तरीके से होगा आपको पता है कि कितनी जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। आपको पता है 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो पूरे प्रक्षेप में कितनी अक्षांश रेखाएं बनेंगी, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाता है 6।
यानी कि 3 ऊपर अक्षांश रेखाएं बनेंगी भूमध्य रेखा से और 3 नीचे रेखाएं बनेंगी भूमध्य रेखा से। इसी तरीके से अगर हम देशांतर बनाना चाह रहे हैं और हमारा अगर जो देशांतरीय जो इंटरवल है वो 30 डिग्री है तो कितनी बनेंगी, 360 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि कितनी होगी, ये 12 होगी। तो 12 किस तरीके से होंगी, हम 6 जो है 6 जो हैं वो हम जो ग्रीनविच मेरिडियन है उसके पूर्व में बनाएंगे और 6 रेखाएं जो हैं हम उसके ग्रीनविच मेरिडियन के पश्चिम में बनाएंगे। तो ये सारा का सारा पोर्शन था आपके जो जनरल प्रिंसिपल हैं प्रोजेक्शन के, उनके बारे में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।